मोमेंटम कंजर्वेशन समझ गए। पहले हम समझते हैं मोमेंटम क्या होता है। मोमेंटम क्या होता है? न्यूटन लॉज में पढ़े थे हम लोग, है ना। मोमेंटम क्या होता है? बताओ, कोई एक बताओ मेरे को, कैसे डिफाइन किया था मोमेंटम को? पी इज इक्वल टू क्या लिखे थे? अरे बोलो। सब लोग खाना खा के आए, डिनर करके आए सब लोग? पहले ये बताओ, सब लोग डिनर करके आए हो ना? चलिए लिए आंसर दो फिर। जहाँ पे एम क्या था? मास ऑफ द बॉडी था। और वी क्या था? वेलोसिटी। हम लोग को पता था मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है ना। क्यों? क्योंकि वी एक वेक्टर क्वांटिटी है। और इंट्यूटिवली कैसे समझे थे हम मोमेंटम को, कि इंट्यूटिवली मोमेंटम क्या होता है? इंट्यूटिवली मोमेंटम वाज द टोटल मोशन कंटेन्ड इन द बॉडी, है ना। कुछ सेंस में टोटल मोशन ऑफ द बॉडी। किसी हद तक, मतलब लेट्स से मेरे पास इंट्यूटिवली कैसे समझे कि लेट्स से एक केजी का बॉल है और एक 2 केजी का बॉल है, किसमें मोमेंटम ज्यादा है? दोनों सेम वेलोसिटी से, दोनों का वेलोसिटी सेम है, और किसके लिए मोमेंटम ज्यादा है? सेकंड वाले के लिए ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि इसमें ज्यादा मास है ना। मतलब यहाँ पे लेट्स से एक पार्टिकल है और यहाँ पे 2 पार्टिकल है, तो इसमें एक पार्टिकल के पास वी वेलोसिटी है, बट यहाँ पे 2 पार्टिकल्स के पास वी वेलोसिटी है, तो इसके पास ज्यादा मोशन है सेकंड वाले के पास। इसलिए मोमेंटम लोग कैसे विजुअलाइज कर सकते हैं, कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं? इंट्यूटिवली। इंट्यूटिव बेसिक मोमेंटम क्या है? टोटल अमाउंट ऑफ मोशन कंटेन्ड इन द बॉडी, है ना। अब मोशन को या बॉडी का एक मूवमेंट को हम लोग कैसे चेंज कर सकते हैं? फोर्स लगा के, है ना। मूवमेंट को हम लोग कैसे चेंज कर सकते हैं? फोर्स लगा के, है ना बोलो। तो अगर मोशन को या मूवमेंट को हम लोग फोर्स लगा चेंज कर रहे हैं, इसी के लिए तो हम लोग न्यूटन का सेकंड लॉ भी क्या बताया था? फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, है ना। जहां इफ मास कांस्टेंट होता था, अगर मास कांस्टेंट होता था, जो मेजॉरिटी ऑफ द केसेस ऑफ न्यूटन लॉस में होता था, हम लोग इसको एम ए लिख सकते थे। बट रूट फॉर्मूला तो यही था, हाँ कि ना। मोमेंटम कंजर्वेशन क्या बोलता है कि अगर, अच्छा, इस फॉर्मूले को क्या हम लोग कुछ ऐसे करके लिख सकते हैं कि एफ एक्सटर्नल, एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, है ना। जिस भी सिस्टम का बात कर रहे हैं उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, है कि ना। तो अगर मैं बोलूं, अगर मैं तुम लोग को बोलूं कि एक्सटर्नल फोर्स एक पर्टिकुलर सिस्टम पे जीरो है, एक्सटर्नल फोर्स एक पर्टिकुलर सिस्टम पे जीरो है, इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब क्या होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम उस पर्टिकुलर सिस्टम का जीरो होगा, हाँ कि ना। मैथमेटिकली और लॉजिकली हमको समझ में आ रहा है कि मोमेंटम मतलब कांस्टेंट होगा, मोमेंट ऑफ द सिस्टम कांस्टेंट होगा, है ना। है ना, बोलो। अगर नेट फोर्स जीरो है तो ये वाला टर्म जीरो होगा, मतलब डीपी डी टी कांस्टेंट होगा। डीपी डी टी कांस्टेंट मतलब बेसिकली डीपी डी टी जीरो है, इसका क्या मतलब है? मेरा मोमेंटम कांस्टेंट है, क्योंकि कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन जीरो होता है ना। गाइस रिस्पॉन्ड। मैं बोल रहा हूँ, बट आई वांट कंफर्मेशन फ्रॉम एवरीवन। अनुराग, keep yourself on mute and keep speaking in between the classes. Same for Sneha, Patrick, both of you. ठीक है, रिस्पॉन्ड करो। दीवार को नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं। अच्छा, सिस्टम का मोमेंटम कांस्टेंट, सिस्टम का मोमेंटम कांस्टेंट है, क्या मतलब भाई? इनिशियल मोमेंटम जितना था सिस्टम का, टोटल इनिशियल मोमेंटम, है ना। हम लोग इसे कैसे लिख सकते हैं? टोटल इनिशियल मोमेंटम शुड बी इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम, हाँ कि ना।
यही है मेरा मोमेंटम कंजर्वेशन। मोमेंटम बेसिकली कंजर्व हो रहा है, इनिशियल जितना मोमेंटम था फाइनली भी उतना ही मोमेंटम होगा अगर सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा। बात समझ में आया? इसी स्टेटमेंट को क्या बोलते हैं? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कब अप्लाइड है, कब वैलिड है? इफ इफ एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम इज जीरो, मतलब नेट एक्सटर्नल फोर्स है। मैं यहाँ पे समेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स ऐसे मतलब ऐसा नहीं है कि कोई फोर्स लगेगा कि नहीं, ठीक है? अगर राइट साइड से 10 जूल लग रहा है और लेफ्ट साइड से 10 जूल लग के उसको कैंसिल कर दे रहा है तो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, है ना? तभी भी नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो ही है सिस्टम पे। समेशन ऑफ एफ एक्सटर्नल इज जीरो। बात समझ में आएगी? ये स्टेटमेंट को हम लोग बोलते हैं मोमेंटम कंजर्वेशन। प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड, हाँ कि ना? है ना? बोलो। थोड़ा अगर विजुअलाइज करना चाहे हम लोग कैसे होता है या कैसे समझ में आता है हम लोग को, तो ये बहुत इंट्यूटिव है। दैट इज द गुड पार्ट ऑफ मैकेनिक्स। हम लोग मेजॉरिटी चीज को विजुअलाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स से तुम लोग एक गन शूट कर रहा है, ठीक है? गन से एक बुलेट शूट कर रहा है, तो गन को तुम स्टार्टिंग में पकड़ के रखा है, गन मूव कर रहा है क्या? नहीं। इनिशियली सब कुछ स्टेशनरी है, तू भी स्टेशनरी, गन भी स्टेशनरी है। बट जैसे ही तू शूट किया बुलेट आगे बढ़ेगा, इसलिए तेरे को पीछे एक रिकॉइल फील होता है, पीछे तेरे को एक धक्का फील होता है ना? क्योंकि बॉडी सामने गया, पीछे भी एक आया, अल्टीमेटली ये दोनों एक दूसरे को क्या कर दिया? कैंसिल कर देता है। तो अगर इनिशियली जीरो था फाइनली भी क्या हो जाएगा? जीरो, हाँ कि ना? नेक्स्ट, इसको क्या बोलते हैं? रिकॉइल ऑफ अ बुलेट। इसको डेप्थ में हम लोग बाद में देखेंगे, है ना? नेक्स्ट, अगर तुमने स्पेस में देखा होगा, स्पेस में देखा वो मूवी कौन सा था? मोस्ट प्रोबेबली ग्रेविटी, मोस्ट प्रोबेबली जी, जिसमें ये मान लो ये मेरा एस्ट्रोनॉट है और ये यहाँ से हाथ से एक एयर थ्रस्टर फायर करता है, फॉर एग्जांपल ऐसा है कुछ, ठीक है? ऐसा कुछ है, मतलब इस साइड फेस कर रहा है और यहाँ से कुछ एक थ्रस्टर फायर कर रहा है, तो ये इस साइड पुश हो जाता है। याद आ रहा है? ग्रेविटी मूवी देखा हुआ है क्या तुम लोग का? मतलब हाथ से बेसिकली यहाँ से एयर छोड़ रहा है, एयर सामने की तरफ इजेक्ट कर रहा है, यहाँ से एयर इजेक्ट कर रहा है, तो वो पीछे की तरफ पुश हो जाता है, हाँ कि ना? तो किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने के लिए उसके उल्टे डायरेक्शन में एयर वो रिलीज करता है। ये बेसिकली हो क्या रहा है यहाँ पे? यहाँ पे सामने की तरफ जब मास छोड़ रहा है तो मोमेंटम तो कंजर्व होना पड़ेगा, इसलिए वो पीछे की तरफ पुश बैक हो जा रहा है ना? और ये इंट्यूटिवली समझ में आता है क्यों हो रहा है वो, ऑब्वियस सा बात है। मूवी का नाम है ग्रेविटी। ठीक है, ठीक है कि नहीं? क्या मोमेंटम कंजर्वेशन इंट्यूटिवली समझ में आ रहा है तुम लोग को? ठीक है, और यहाँ पे वेक्टर में लगा देता हूँ क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, सब जगह वेक्टर लगा दो। खाली मोमेंटम का मैग्नीट्यूड कंजर्व नहीं होगा, मोमेंटम एज अ होल, मोमेंटम वेक्टर पूरा कंजर्व होगा, ठीक है? बात समझ में आ रहा है? अच्छा, चलो, अगर विजुअलाइज हो रहा है ये सब तो हम लोग थोड़ा अब उस थोड़ा फॉर्मली देखते हैं इसको। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक सिस्टम है जिसमें मेरे पास 3 मासेस है, कुछ ऐसा नीचे मास m1, m2, m3, इनके पास कुछ वेलोसिटीज है। हम्म, ये मास v1, ये मास v2, ये मास v3, ठीक है? अब वेलोसिटी अलग अलग डायरेक्शन में, तो p1 मोमेंटम कितना होगा?
m इंटू वी वन वैक्टर, p2 मोमेंटम कितना होगा m इंटू वी टू वैक्टर, और p3 मोमेंटम कितना होगा m इंटू वी थ्री मोमेंटम वैक्टर, है ना। तो मोमेंटम ऑफ द सिस्टम क्या होगा, p1 वेक्टर प्लस p2 वेक्टर प्लस p3 वेक्टर, है ना। यहाँ पे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाना है अपने को। बात समझ में आया? हाँ की ना, हाँ की ना, बोलो। मतलब बेसिकली हम क्या बोल रहे हैं, m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3 इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, है ना, इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं m1 प्लस m2 प्लस m3 से, तो ये वाला एक्सप्रेशन कुछ जाना पहचाना लग रहा है। ये वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास है ना। तो इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम कितना हो जाएगा, m1 प्लस m2 प्लस m3 इंटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम, है ना। मतलब अगर मैं सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी किसी तरीके से निकाल सकता हूँ, तब मेरे को इंडिविजुअल पार्टिकल्स का वेलोसिटी पता होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं टोटल सिस्टम को मास से उस सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करने से मेरे को काम मिल जाएगा। ठीक है, सॉरी, लिख लो एक बार, आगे बढ़ते हैं फिर। ऑल्सो अगर हर एक बॉडी पे कुछ फोर्स लग रहा है, हर एक बॉडी पे कुछ फोर्स लग रहा है, लेट्स से एफ, तो टोटल एक्सटर्नल फोर्स कितना लग जाएगा पूरे सिस्टम पे, अगर मैं देखना चाहूँ तो। अगर F1 बॉडी पे लग रहा है, अगर F2 बॉडी 2 पे लग रहा है, और F3 M3 पे लग रहा है ना। F1 कितना होगा M1 A1, F2 कितना होगा M2 A2, और F3 कितना होगा M3 A3, है ना। इसको अगर मैं मल्टीप्लाई डिवाइड करूं M1 प्लस M2 प्लस M3 से, तो क्या मिल जाएगा हम लोग को, क्या मिल जाएगा, M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो ये भी हम लोग को पता चला कि एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम बेसिकली सेंटर ऑफ मास को एक्सेलरेट करने का काम करता है ना। एक्सटर्नल फोर्स सेंटर ऑफ मास को एक्सेलरेट करने का काम करता है। ठीक है, तो अगर if f external is equal to constant, use a different color, if f external is equal to constant, f external constant होने का मतलब क्या होगा, m1 प्लस m2 प्लस m3 इंटू एक्सीलरेशन सेंटर ऑफ मास की कांस्टेंट होगा। तो बेसिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट होगा, है ना। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट होगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का क्या मतलब हुआ, सॉरी जीरो होने का क्या मतलब हुआ, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट होगा, है ना।
क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है। किस चीज का डिफरेंशिएशन जीरो होता है? कांस्टेंट का ही होता है। तो वीसीएम कांस्टेंट होगा, है ना। कांस्टेंट मतलब कुछ एक वैल्यू होगा उसका, 10 20 37 कुछ भी, है ना। और वीसीएम कांस्टेंट इसका क्या मतलब है? वीसीएम कांस्टेंट इसका क्या मतलब है? पी सिस्टम बाय m1 plus m2 plus m3 is equals to constant momentum of the system, momentum of the system by m1 plus m2 plus m3 is equal to constant, है ना। जैसे क्या बात हुआ बेसिकली, अभी m1 plus m2 plus m3 तो कांस्टेंट है ही, मतलब मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, ये था एक मोर मोर थ्योरेटिकल प्रूफ। ठीक है, क्या बात समझ में आया है? आना बोलो। आना बोलो, समझ में आया कि नहीं? स्नेहा, स्नेहा, नो रिपीट माई सेल्फ अगेन, अनम्यूट करके रिस्पॉन्ड करते रहो। अच्छा, सो मोमेंटम कंजर्वेशन बेसिकली बोलता क्या है? मोमेंटम कंजर्वेशन बेसिकली हम लोग को बोलता है कि if if the total linear momentum of a system is some constant, then uh, then the final linear momentum of the system, final linear momentum of the system would also be constant, also be constant, would be the same constant, the if no net external force act on external force acts on the system। ठीक है, ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? हाँ ना बोलो। चलो, अब थ्योरी थ्योरी पढ़ के कितना ही सीख लेंगे, एग्जांपल्स करते हैं। एग्जांपल वन। ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट अगर इसे समझ में आएगा और इससे क्वेश्चंस कर पाओगे ना, तो फिजिक्स एज में अच्छा लगेगा, मजा आएगा। क्योंकि मतलब क्वेश्चंस अच्छे भी है इसके, और दूसरे पार्ट से भी काफी टाई अप होते हैं। और ये एक ऐसा पार्ट है जिसको समझने में यूजुअली सॉल्व करने में लोगों को यूजुअली थोड़ा दिक्कत होता है। क्योंकि इस समय तक क्या होता है ना, दिक्कत इसलिए नहीं होता है क्योंकि चैप्टर डिफिकल्ट है या ऐसा कुछ डिफिकल्ट, मतलब ये वाला पार्ट लोगों से किस लिए होता है, जो मेरा एनालिसिस के अकॉर्डिंग इसलिए ना, क्योंकि ये पार्ट पड़ता है करीब तुम्हारा नवंबर के अराउंड, अक्टूबर नवंबर में हर जगह ही चैप्टर करवाया जाता है ना। मतलब जेई प्रिपरेशन जो हम लोग चालू करते हैं ना, आप तो समझ लो अप्रैल में या मई में, तब बहुत इंथुजियाज्म से चालू करते हैं कि आईआईटी बॉम्बे सीएसई। ठीक है, फिर 2 3 टेस्ट देते हैं, फिर कॉन्फिडेंस आता है इधर, चलो अमेठी भी ठीक ही है। ठीक है, तो ये वाला पार्ट में ना अराउंड जब यहाँ पे होता है हम लोग यहाँ पे कहीं पे, तो यहाँ पे पढ़ाई नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे पढ़ाई होता नहीं है।
मोटिवेशन चला जाता है. इफ दैट्स नॉट यू, मोटिवेशन लूज करने का जरूरत नहीं है. बट इफ दैट इज यू, आई वॉन्ट यू नो कि नॉर्मल है, सबके साथ होता है. ठीक है. तो अब यूजुअली ये वाला चैप्टर रोटेशन वगैरह इधर पढ़ाया जाता है. तो आदमी ऐसे ही नहीं पढ़ रहा होता है, मोटिवेशन जीरो होता है, ऊपर से ये हल्का सा थोड़ा सा चैलेंजिंग भी है. तो ये पार्ट यूजुअली लोगों का वीक रह जाता है. ठीक है. तो रीजन आई एम टेलिंग यू दिस इज कि तुम्हें थोड़ा कॉन्शियस रह पाओ कि चैप्टर डिफिकल्ट नहीं है ना, ये कॉन्सेप्ट डिफिकल्ट है. कॉन्सेप्ट एकदम सिंपल है. अगर फोर्स जीरो होगा तो मोमेंटम कॉन्स्टेंट होगा. ठीक है. इसको अलग अलग तरीके से अप्लाई करना है. बट अगर अभी एक स्लम्प लग रहा है तुम लोग अपना मोटिवेशन में, तो गेट ओवर इट. दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. अच्छा, तो सवाल ऐसा है कि मान लो एक ऐसा मेरे पास फ्रिक्शनलेस फ्रिक्शनलेस वो है, सरफेस है. मेरे पास एक बॉडी है जिसका मास है m1. यहाँ पे एक बॉडी है जिसका मास है m2. ठीक है. इस बॉडी के यहाँ पे ना ग्लू लगा हुआ है. ठीक है. ये एडेसिव लगा हुआ है. बेसिकली क्या होगा, इस बॉडी के पास इस बॉडी के पास एक वेलोसिटी है v1. ठीक है. तो जब भी इसको आके हिट करेगा, ये से चिपक जाएगा. ठीक है. ये इसको आके हिट करेगा, ये से चिपक जाएगा. क्या बात समझ में आ रहा है ना? बोलो, प्लीज बोलो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तुम लोगों को बताना है. अब अगर ये चिपक जाएगा, मैं सिस्टम एज अ होल एक संग मूव करेगा, तो तुमको बताना है सिस्टम का फाइनल वेलोसिटी क्या होगा. व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द कंबाइंड मास. कंबाइंड मास. चलो, हुआ क्या? एनीबॉडी कम अप विद योर आंसर्स. काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है. पैट्रिक, यू डन विद योर आंसर? when m1
M1 is approaching M2 with a velocity of v1. Alright, so when M1 hits M2, there is a glow on this particular surface. Basically, M1 gets stuck with M2. Alright, so the system as a whole is now moving with a certain velocity we don't know about. What is that particular velocity? और अगर दिक्कत हो रहा है समझने में तो पहले बोल, लेट मी नो अर्लियर कि अगर क्वेश्चन समझने में देखो दिक्कत हो रहा है तो। अच्छा, नीव क्या आंसर आया? नीव, अनुराग, अनुराग मैं नोटिस कर रहा हूँ तो वो स्लंप में चल रहा है, कुछ हफ्तों से नोटिस कर रहा हूँ मैं ये। पढ़ाई हो रहा है आजकल अच्छे से? ऑनेस्टली बता, कोई यहाँ पे तेरे को जज नहीं कर रहा। क्या दिक्कत हो रहा है? देख, the main benefit of you guys taking lectures from you anybody live, like मैं तुमको लाइव बैठ के पढ़ा रहा हूँ, is that you can talk to me, है ना? क्या प्रॉब्लम हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अगर खाली कंटेंट के लिए लेक्चर लेना है तो यूट्यूब पे लेक्चर्स देख लो, या बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है, और है ना। मैं तो उन टीचर्स के पाँव की धूल के बराबर नहीं हूँ। द मेन बेनिफिट कि तुम मेरे पास बैठ के पढ़ सक रहे हो इज दैट यू कैन टॉक टू मी, यू कैन शेयर योर प्रॉब्लम्स, यू कैन लर्न फ्रॉम माय मिस्टेक्स एंड माय जर्नी। तो किसी को कोई भी दिक्कत हो रहा है, पढ़ाई नहीं हो रहा है, मन नहीं लग रहा है, लेट मी नो। ऑलराइट। हाँ अनुराग बोल, क्या दिक्कत हो रहा है? पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है आजकल? क्यों? एक पर्टिकुलर रीजन? क्या हो क्या रहा है? ऑनेस्टली ट्रांसपेरेंटली बता। बुक खोल के बैठ रहा है फिर बंद कर दे रहा है, या बुक खोल के बैठा ही नहीं जा रहा है, प्रोक्रेस्टिनेट ज्यादा हो रहा है? अच्छा, तो फिर टाइम टाइम कहाँ जा रहा है फिर तुम्हारा? कुछ तो कर रहा होगा तुमने, या सो रहा है ज्यादा? स्कूल ऑफलाइन चालू हुआ क्या? अच्छा, स्कूल में एग्जाम है, दिसंबर से चालू हो रहा है। एक पहले थोड़ा सा रियलिटी सी दे रहा हूँ, रियलिटी चेक दे रहा हूँ कि कल से एग्जाम चालू हो रहा है। चलो एग्जाम तो आते जाते रहते हैं थोड़ा बहुत, नॉट अ बिग डील, बट दिसंबर से एक बार स्कूल चालू हो रहा है ना, एंड इफ योर स्कूल इज वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट अटेंडेंस एंड ऑल, तो बाद में इट विल गेट टफर टू गेट योर शिट्स बैक टुगेदर, है ना। अभी अगर कर लेगा तो बेटर रहेगा, पहला बात रियलिटी चेक। दूसरा, ठीक, इसमें गिल्ट मत ज़्यादा महसूस करना कि नहीं हो रहा पढ़ाई, सबका होता है। एक टाइम आता है जिसमें सबको लगता है पढ़ाई लिखाई छोड़ दूँ, कॉमर्स ही ले लेता बेटर होता, बट द पॉइंट इज यू टू गेट ओवर इट। ठीक है, अगर घूमने का मन करे घूम के आ जाओ, बट मैं 2-3 हफ्ते से देख रहा हूँ तो क्लास में भी रिप्लाई नहीं कर रहा है ना। आई गेस होमवर्क हो रहे हैं। पक्का जी कहाँ तक सॉल्व हुआ? एक काम कर, डेली टारगेट्स बना, छोटे छोटे। ठीक है, एक हफ्ते भर में क्या करेगा वो मत सोच। ठीक है, अगर बहुत बड़ा हम लोग टारगेट लेके चलते हैं ना तो फिर होता नहीं कुछ पढ़ाई। हम लोग ऐसे मान ले, मैं एक बार क्या गलत किया मैं बताता हूँ। मैं एक महीने का पूरा शेड्यूल बना लिया अपना कि अच्छा फर्स्ट को ये करूंगा, सेकंड को ये करूंगा, थर्ड को ये करूंगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ पूरा। और जब हम लोग मोटिवेट होके लिख रहे होते हैं ना, तब हम लोग अपने आप से ओवर एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि मैं तो बहुत ज्यादा ही कुछ कर लूँ।
बट वो होता नहीं है एट द एंड ऑफ द डे, वो अचीव कर नहीं पाते। तो अब एक दिन नहीं होता तो मैं फर्स्ट को नहीं कर पाया तो सेकंड नहीं हुआ, सेकंड को नहीं कर पाया तो थर्ड नहीं हुआ। समझ में आ रहा है ना? तो फर्स्ट का पेंडिंग सेकंड पे गया, सेकंड का पेंडिंग थर्ड पे गया। बहुत लंबा टारगेट मत सेट कर, डेली टारगेट सेट कर। डेली टारगेट सेट कर कि अच्छा मेरे को कल फिजिक्स के 10 क्वेश्चन करने फॉर एग्जाम्पल। स्टार्ट स्लो, एक बार में पूरा चैप्टर करने मत बैठ, 10 क्वेश्चन करने एचसीबी के और रिवाइज करना है नोट्स। गुड है। छोटा टारगेट सेट कर, अचीव कर, पॉजिटिविटी मिलेगा, ग्रो कर पाएगा। ठीक है। दूसरा, सुबह उठ के मत सोचो आज क्या, आज दिन में क्या करना है। एक बहुत पॉपुलर कोट है कि प्लान योर डे द इवनिंग बिफोर। मतलब आज शाम को ही सोच लो कि कल सुबह क्या करने वाला है, ताकि कल सुबह जब उठे ना तब तुम्हारा वो डिसीजन फटीग ना हो। मतलब सुबह उठ के सोचने में टाइम ना जाए अच्छा आज क्या करना है। यू वेक अप विद अ पर्पस। ठीक है। अगर कल क्या करना है ना, कल का एक छोटा छोटा सा टू डू बना ले, उसमें 3 डाल दे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। फिजिक्स में क्या करना है, केमिस्ट्री में क्या करना है, मैथ्स में क्या करना है, छोटा सा लिख ले, कम लिख, और कल को अचीव कर। फिर नेक्स्ट डे का कर, लंबे टारगेट्स मत बना। ठीक है। ट्राई दीज फ्यू थिंग्स एंड लेट मी नो ठीक से पढ़ाई हो रहा है कि नहीं। एंड आई एम टेलिंग दिस टू एवरीवन, इट्स नॉट जस्ट अबाउट अनुराग और स्नेहा और नीव। किसी को भी अगर कोई दिक्कत हो रहा है, लेट मी नो। लाइफ पढ़ रहा है तो उसका एटलीस्ट यूटिलाइजेशन करो। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? बीइंग ब्लेटेंटली ऑनेस्ट यू। स्नेहा वाला क्वेश्चन हुआ क्या? ठीक है, एक सेकंड रुको, मैं अपने टैब में काम कर रहा हूँ। देखो, जब ये M1 M2 को हिट कर रहा है, जब ये M1 M2 को हिट करेगा, ठीक है, हिट कर रहा है, मैं थोड़ा सा स्पेस देके बता रहा था ताकि हम लोग समझ पाए। तो बेसिकली क्या होगा, M2 के कारण M1 पे इस तरफ एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, है ना? मतलब M2 M1 को पीछे की तरफ धक्का देगा और M1 M2 को सामने की तरफ धक्का देगा, सेम नॉर्मल रिएक्शन सामने लगेगा, है कि ना? है ना? तो अगर मैं M1 प्लस M2 को एक सिस्टम पकड़ लूं, ठीक है, मान ली M1 प्लस M2 मेरा कंप्लीट सिस्टम है, तो नॉर्मल रिएक्शन क्या मेरा इंटरनल फोर्स है ना? अगर M1 को अलग से देख रहा हूँ और M2 को अलग से देख रहा हूँ, तब नॉर्मल रिएक्शन मेरा एक्सटर्नल फोर्स है। बट अगर M1 प्लस M2 संग में देख रहा हूँ तो क्या एक इंटरनल फोर्स है? ऑब्वियसली है ना? अगर M1 प्लस M2 एक इंटरनल फोर्स है तो अल्टीमेटली सिस्टम पे अगर फोर्स नहीं लग रहा, तो इस सिस्टम पे नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है ना? देयरफॉर नेट एक्सटर्नल फोर्स इन सिस्टम क्या है? जीरो है। तो फोर्स ही नहीं लगा सिस्टम पे। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? यहाँ तक समझ में आ रहा है सब लोग? खाना बोलो, बोलो। आराम। हाँ ना, तो बोलो प्लीज, समझ में आ रहा है कि नहीं? नहीं आ रहा तो ना बोलो। तो अगर इंटरनल फोर्स जीरो है और इंटरनल फोर्स इन नॉर्मल रिएक्शन में इंटरनल फोर्स है, नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, तो मोमेंटम कंजर्व होगा, है ना? मोमेंटम कंजर्व होगा। मोमेंटम कंजर्व होने का क्या मतलब है? इनिशियल मोमेंटम में कितना लिख सकता हूँ? m1 v1 के वेलोसिटी से जा रहा है ना? और m2 स्टेशनरी है कि ना? और फाइनली क्या हो, फाइनली m1 प्लस m2 एक संग जुड़ जाएगा, m1 प्लस m2 एक संग जुड़ जाएगा और जुड़ के ये एक कॉमन वेलोसिटी से चलेगा। लेट्स लेट्स से उस वेलोसिटी का नाम हम लोग v रख दिए, नॉर्मल v रख दिए।
तो सिस्टम का फाइनल वेलोसिटी कितना हो चुका है, m1 प्लस m2 इंटू वी, हाँ कि ना? What is the final momentum of the system? m1 plus m2 is the mass, and the entire system is moving with the velocity v. The entire final momentum is m1 plus m2 into v. So according to conservation of momentum के अकॉर्डिंग हम क्या बोल सकते हैं? तो बराबर है। अब डायरेक्शन दोनों का सेम ही ऑब्वियसली, ये भी राइट वर्ड है, ये भी राइट वर्ड है, तो आई एम नॉट यूजिंग वेक्टर्स है बिकॉज वन डायमेंशनल मोशन हो रहा है, नीड नॉट रिक्वायर। तो यहाँ पे कितना लिख सकते हैं, m1 v1 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू v, हाँ कि ना? तो वेलोसिटी यही तो निकालना था हमको, फाइनल वेलोसिटी m1 v1 बाई m1 प्लस m2, ये है फाइनल वेलोसिटी जिससे मेरा सिस्टम मूव करेगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? बात समझ में आया कि नहीं आया? हाँ ना बोलो। इससे हम लोग ये भी चेक कर सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी भी दोनों केस में सेम है। व्हाट आर वी वेरीफाइंग? लेट्स नॉट वेरीफाई इफ द सेंटर ऑफ मास velocity of center of mass is same in both cases, like before collision and after collision. Verifying if center of mass's velocity is same before and after collision, है ना? Before and after collision. How do we know these two need to be same? हम लोग कैसे पता ये दोनों चीज सेम होना चाहिए, बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी? हम लोग ये बात ऐसे पता है, क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, मतलब मोमेंटम कांस्टेंट है। हाँ देख लो। How do we know if velocity of center of mass is same before and after collision? We know this because net external force on the system is zero. Therefore, velocity of center of mass needs to be constant. जैसा हम लोग चीज ऊपर देखे थे यहाँ पे, है ना? यहाँ पे, ठीक है? तो velocity of center of mass before collision, velocity of center of mass before collision दो पार्टिकल है, एक m1 जो v1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है और एक m2 जो जीरो वेलोसिटी से मूव कर रहा है बाई m1 प्लस m2, है ना? वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास बिफोर कोलिजन यही है, m1 v1 बाई m1 प्लस m2। अब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास आफ्टर कोलिजन पूरा का पूरा सिस्टम v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो सेंटर ऑफ मास भी v वेलोसिटी से मूव करेगा, हाँ कि ना? आफ्टर कोलिजन पूरा का पूरा सिस्टम v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो सेंटर ऑफ मास भी v वेलोसिटी से मूव करेगा, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का वैल्यू कितना हो जाएगा, v, और v का वैल्यू कितना है, m1 v1 बाई m1 प्लस m2, तो सेम निकला, हाँ कि ना? हाँ m2 इंटू जीरो है, वेरीफाइड, ठीक है? आई होप समझ में आया होगा, हाँ ना बोलो। क्या कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से क्लियर है? अगर नेट फोर्स सिस्टम पे जीरो है, चाहे हम लोग जो भी सिस्टम पकड़े, अगर उस पर नेट फोर्स जीरो है तो उसका मोमेंटम कंजर्व होगा, सिंपल सा कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन टेल्स अस कि लेट्स से एक बलून है मेरे पास, ठीक है, मैं लिख नहीं रहा हूँ, मैं डायग्राम बना रहा हूँ। ये रहा उसका थ्रेड, एक बहुत बड़ा और ये बलून है, ठीक है। यहाँ पे एक आदमी है जो बलून को पकड़ के खड़ा हुआ है। इसी वर्मा की लैंग्वेज में यहाँ पे एक बंदर है, बट हम लोग आदमी यूज करेंगे। आदमी है जिसको पकड़ के इनिशियली एट रेस्ट पे, ठीक है, इनिशियली एट रेस्ट। द मैन इज इनिशियली एट रेस्ट। ठीक है, अगर आदमी इनिशियली एट रेस्ट है, अब क्या कर रहा है आदमी, अचानक से ऊपर मूव करना चालू कर दिया। द मैन स्टार्ट्स मूविंग अपवर्ड विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, अचानक से 10 मीटर पर सेकेंड का वेलोसिटी से ऊपर मूव करना चालू कर दिया। द मैन स्टार्ट मूविंग अपवर्ड, मूविंग अपवर्ड with velocity 10 मीटर पर सेकेंड। अरे 10 मीटर पर सेकेंड में कैसे लिख रहा हूँ, 10 मीटर पर सेकेंड। ये 10 मीटर पर सेकेंड किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू बलून, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू बलून है, ठीक है, बलून के रिस्पेक्ट में ये 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से मूव करना चालू कर दिया। तो लेट्स से इस वाले का मास है कैपिटल है और इस वाले का मास है स्मॉल है, ठीक है। क्या बात समझ में आया है? क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना, बोलो। तो विजुअलाइज करो होगा क्या। बेसिकली क्या कर रहा है, आदमी को ऊपर मूव कर रहा है, तो आदमी को बलून को पकड़ के नीचे टालना पड़ेगा, तभी तो वो ऊपर जाएगा ना। आदमी की जगह अपने आप को विजुअलाइज करो। तो जब भी हम लोग रोप को पकड़ के ऊपर जाते हैं, तो बेसिकली रोप को पकड़ के नीचे से टालते हैं, रोप को नीचे टालने के चक्कर में हम लोग ऊपर चले जाते हैं, है ना। कोई भी रोप क्लाइंबिंग में क्या करते हैं हम लोग, अगर ऊपर चढ़ना होता है तो रोप को नीचे टालते हैं ना हम लोग। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना, बोलो। स्टार्टिंग में दिक्कत होता है इस क्वेश्चन में, अगर हो रहा है तो बताओ मेरे को, लेट मी नो। समझ में आया कि नहीं आया। बाकी लोग समझ में आया कि नहीं आया। अनुराग, स्नेहा, पैट्रिक, Patrick, I would like you to unmute yourself and speak, not reply in the chat. अच्छा, अगर ये आदमी इनिशियली एट रेस्ट पे, ठीक है, अभी अचानक से ऊपर मूव करना चालू करता है विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड। ये 10 मीटर पर सेकंड किसके रिस्पेक्ट में है, बलून के रिस्पेक्ट में, ठीक है। ये 10 मीटर पर सेकंड किसके रिस्पेक्ट में, बलून के रिस्पेक्ट में। तो बेसिकली क्या कर रहा है आदमी, पकड़ के जो रोप है या जो थ्रेड है उसको पकड़ के नीचे टान रहा है ना। जब भी हम लोग ऊपर चढ़ना होता है, व्हेन वी नीड टू क्लाइंब अप, we basically hold the rope and pull it downwards. To climb up, we hold the rope and pull it downwards. And as a result, we get up. विजुअलाइज कर पा रहा है तो। बट ये 10 मीटर पर सेकंड किस रिस्पेक्ट में, बलून के रिस्पेक्ट में, ठीक है। द मैन स्टार्ट्स मूविंग अपवर्ड विद वेलोसिटी इन मीटर सेकंड। यू गाइस नीड टू फाइंड आउट व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ बलून। तो बेसिकली क्या होगा, बलून नीचे मूव करना चालू कर देगा और आदमी ऊपर मूव करना चालू कर देगा। बलून नीचे मूव करना चालू कर देगा, आदमी ऊपर मूव करना चालू कर देगा, हाँ गिरा। अल्टीमेटली ग्राउंड फ्रेम में देखे तो फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द बलून विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। Find the velocity of balloon with respect to ground. चलो, give it a try.
लेट्स अज्यूम ग्राउंड फ्रेम में मैन v1 वेलोसिटी से ऊपर मूव कर रहा है और बलून v2 वेलोसिटी से नीचे उतर रहा है। ठीक है, अब देखते हैं हो क्या रहा है। अल्टीमेटली क्या हो रहा है, ये जो मैन है मेरा, ठीक है, ये रोप को पकड़ के नीचे टान रहा है ना, इस कारण ये ऊपर चला जा रहा है, हाँ कि ना। तो बलून पे ये मैन फोर्स किस तरफ लगा रहा है, बलून पे फोर्स नीचे की तरफ लगा रहा है ना। अगर मैं इसको टी बोलूं, टेंशन फोर्स बोलूं, बलून पे नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा है और इन टर्न इसके वजह से ये ऊपर की तरफ मूव कर पा रहा है। तो अगर मैं अपना सिस्टम को, अगर मैं इन दोनों चीज को एक सिस्टम पकड़ लूं, तो क्या टेंशन मेरा इंटरनल फोर्स है, ये दोनों चीज मेरा एक सिस्टम है, तो क्या टेंशन मेरा इंटरनल फोर्स है कि नहीं। है ना, बोलो। तो नेट एक्सटर्नल सिस्टम, सिस्टम पे कोई फोर्स लग ही नहीं रहा है। हाँ, यहाँ पे ग्रेविटी फ्री स्पेस है, ठीक, ग्रेविटी नहीं है, ठीक है। एक ग्रेविटी हो भी तो हम लोग ऐसे मान सकते हैं बेसिक बलून पे जो अपवर्ड बायंट फोर्स लग रहा है, एफ बायंट फोर्स, इसके बारे में हम लोग बाद में सीखेंगे, बट थोड़ा सा मालूम होगा, पहले क्लासेस में बचपन में पढ़ा हुआ होगा, विरोजी होता है। अभी नहीं भी मालूम है तो कोई दिक्कत का बात नहीं है, मैं ऐसे ही बता दे रहा हूँ इन्फॉर्मेशन के लिए। बलून पे एक अपवर्ड बायंट फोर्स लगता है, हाँ कि ना। तो बेसिकली जब ये रेस्ट पे था तब क्या होके रखा था हम लोग का, ये जो बाइंड फोर्स है वी रो जी, मेरा m1 प्लस m2 जी को बैलेंस करके रखा है, m2 जी को बैलेंस करके रखा है, ठीक है। यहाँ पे रो क्या है, रो है डेंसिटी ऑफ एयर, एटमॉस्फेरिक एयर का डेंसिटी है, ठीक है, हाँ कि ना। और ये थोड़ा सा याद आ रहा है तो वी रो जी बाइंड फोर्स ऊपर लगता है, बाइंड फोर्स होता है वी रो जी, वॉल्यूम ऑफ द वॉल्यूम ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड, याद आ रहा है, क्लास 9 में पढ़ा हुआ होगा। नहीं यार तो कोई बात नहीं, मैं बता के रखा, इनिशियली बेसिकली एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, ये समझाने के लिए नेट एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम पे जीरो है, हाँ कि ना। कैंसिल आउट हो जाएगा, और सिस्टम में एनी वे टेंशन इंटरनल फोर्स है। चलो अब सॉल्व करने की कोशिश करो। देख, तुम कौन सा सिस्टम चूज करे, तुम सिस्टम तो ऐसे ही चूज करेगा ना ताकि उसमें नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो और तुम मोमेंटम कंजर्वेशन लगा पाए। चलो,
सिस्टम पे तो नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, फोर्स इक्वेशन तो क्यों लगेगा? तुम इसको अपना सिस्टम पकड़ा है ना, मैन प्लस बलून को अपना सिस्टम पकड़ रहा है ना, तो इस पे तो नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएगा ना। ये v1 वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है, इसका मास है स्मॉल m, ये v1 वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है और इसका मास है कैपिटल M, और ये v2 वेलोसिटी से नीचे आ रहा है, ये v1 से ऊपर जा रही है, ये v2 से नीचे आ रहा है, तो इसका मोमेंटम कितना होगा, p इनिशियल कितना होगा, m1 v mv 10 मीटर पर सेकंड किसके रिस्पेक्ट में लिया गया है, बलून के रिस्पेक्ट में, है ना। जब सिस्टम पकड़े तो हम लोग ग्राउंड के रिस्पेक्ट में पकड़ेंगे ना। एम वी वन एम वी वन जे कैप, इसका वेलोसिटी कितना होगा, इसका मोमेंटम कितना होगा, p2 कितना हो गया, माइनस जे कैप। तो टोटल इनिशियल मोमेंटम तो सिस्टम का जीरो है, क्योंकि दोनों चीज रेस्ट पे, एज बोथ आर एट रेस्ट। टोटल फाइनल मोमेंटम कितना हो जाएगा, p1 प्लस p2, p1 कितना है m1 b, यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस m2, सॉरी उल्टा लिख रहा हूं मैं, mv1 माइनस mv2 जे कैप, ठीक है। नहीं माइनस बाहर आ गया, माइनस बाहर आया ना तभी तो। अब सिस्टम पे नेट एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू जीरो है, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम नो क्या बताएगा, P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल, इसका मतलब एम वी वन माइनस कैपिटल एम वी टू शुड बी इक्वल टू जीरो, मतलब एम वी वन माइनस इज इक्वल टू कैपिटल एम वी टू। हम लोग को वी टू निकालना था, वेलोसिटी ऑफ बलून विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, बट इसे सॉल्व तो हुआ नहीं कुछ। सॉल्व क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे दो वेरिएबल आ गया। क्या क्वेश्चन में हम लोग को कुछ और इन्फॉर्मेशन गिवन है, हाँ गिवन है, ये कैसे यूज करेंगे उसका सोचो। हम लोग गेम है वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू बलून कितना है 10 अपवर्ड, है ना। मैन तो बलून के रिस्पेक्ट में ऊपर ही आ रहा है, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू बलून कह सकते हैं वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ बलून। वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। तो वेलोसिटी ऑफ मैन कितना है v1 जे कैप माइनस वेलोसिटी ऑफ बलून कितना है v2 माइनस जे कैप इज इक्वल टू 10 जे कैप। तो बेसिकली क्या आ गया मेरा, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो v1 प्लस v2 इज इक्वल टू 10, है ना। और ये ऑब्वियस भी है, और ये तो ऑब्वियस भी है, क्यों, ये देख मैन का वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू बलून 10 है, मैन ऊपर जा रहा है बलून नीचे आ रहा है, तो v1 प्लस v2 तो 10 होगा ना, है ना। तू 5 मीटर से आगे चल, तू 5 मीटर पर सेकंड से आगे मूव कर रहा है, और तेरे तरफ कोई 2 मीटर पर सेकंड से आ रहा है, तो तेरे को क्या लग रहा है वो तेरी तरफ कितना वेलोसिटी से आ रहा है, 7 मीटर पर सेकंड से, है ना। तेरे रिस्पेक्ट में क्या लग रहा है वो तेरी तरफ ज्यादा वेलोसिटी से आ रहा है ना। फॉर एग्जाम्पल ये तू है, ये तो 2 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, और ये तेरा 5 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, तो तेरे रिस्पेक्ट में तो ये 7 मीटर पर सेकंड से आ रहा है। 7 मीटर क्यों हुआ, 5+2 रिलेटिव मोशन अगर याद आ रहा है तुम लोग को, हाँ कि ना, हाँ ना बोलो, ठीक।
तो v1 प्लस v2 इक्वल टू 10, ये दूसरा इक्वेशन आ गया। अब तो सॉल्व हो सकता है। v2 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 10 माइनस v1, 10 माइनस v1, तो सॉरी उल्टा लिख दिया। v1 को क्या लिख सकते हैं, 10 माइनस v2, v1 को सब्स्टिट्यूट करना क्योंकि 10 माइनस v2, तो m इंटू 10 माइनस v2 इज इक्वल टू m v2। तो अल्टीमेटली हम लोग के पास क्या आ गया, v2 का वैल्यू हो जाएगा, ये उधर चला जाएगा 10m बाई स्मॉल m प्लस कैपिटल M। ठीक है, क्या बात क्लियर है? क्या बात क्लियर है? अच्छा, अब यहाँ पे मैं तुम लोग को एक्सक्लूसिवली बता दिया कि 10 मीटर पर सेकंड विद रिस्पेक्ट टू बलून है ना, बट अगर तुमको विद रिस्पेक्ट टू बलून नहीं भी दिया हुआ रहता ना, तो भी तुमको ये समझना है कि वो विद रिस्पेक्ट टू बलून ही होगा। ठीक है, वो ये समझना है कि विद रिस्पेक्ट टू बलून ही होगा स्टैंडर्ड केस में, क्योंकि मैन को तो वही वेलोसिटी पता चलेगा। क्योंकि मैन को तो ये दिखेगा ना कि वो कितना जल्दी इस पर्टिकुलर डिस्टेंस को रिड्यूस कर पा रहा है ना। उसको नहीं फर्क पड़ा कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वो कितना ऊपर जा रहा है और ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बलून नीचे आ रहा है। उसको खाली इस बात से मतलब है कि वो कितना जल्दी इस पर्टिकुलर डिस्टेंस को रिड्यूस कर पा रहा है। कितना जल्दी रिड्यूस कर पा रहा है, 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, बात क्लियर हो गया? अच्छा, क्या फ्रिक्शन में हम लोग ये वाला क्वेश्चन किए थे? एक ऐसा बॉडी है जिसका मास कैपिटल एम है, इसके ऊपर एक बॉडी पड़ा है जिसका मास स्मॉल एम है, हमने इसको एक वेलोसिटी v दे दिया, v नॉट दे दिया। ये वाला क्वेश्चन किए थे क्या? ये फ्रिक्शनल है और ये स्टेशनरी है। लेट मी चेक, वर्क पर एनर्जी, वर्क ड्यू टू, ये क्या था, कंजर्वेटिव वर्क ड्यू टू वेरियस टाइप्स ऑफ फोर्सेस, इसमें था क्या? लेट मी सी, नहीं ये वाला तो नहीं लग रहा है मेरे को। डिफरेंट फोर्स किए तो हैं, देखो ये रहा। देखो ये वाला क्वेश्चन एक बार देखो, जल्दी से याद करो। बेसिकली M2 था जो बहुत बड़ा था, ठीक है, M2 था जो बहुत बड़ा था, या कहीं और क्वेश्चन लिखा हुआ है ये वाला, हाँ ये रहा, M2 है बहुत बड़ा है। ये वाला जो बॉटम है ये फ्रिक्शनलेस है, ठीक है, और इन दोनों के बीच में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू, और M1 का वेलोसिटी दिया गया है v, ठीक है, M2 के ऊपर इनिशियल वेलोसिटी v, एक इम्पल्स दे दिया इसको। तो आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम दोनों बॉडी का वेलोसिटी कितना हो जाएगा ये तुमको बताना है। रेफर करो या तो अपना नोट्स फिर से रिवाइज करो, देखो जल्दी से, गिव मी अ फ्यू मिनट्स। ये आया हम लोग का बेसिक डिस्कशन ऑफ वर्क के, मतलब कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव के पहले।
हुआ क्या, समझ में आ रहा है क्या? देखो ये वाला क्वेश्चन किए थे हम लोग, इसमें अगर v वेलोसिटी दी है, ठीक है, तो अल्टीमेटली इस पे एक काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा पीछे की तरफ म्यू m1g, है ना। इस काइनेटिक फ्रिक्शन लगने के कारण इसकी तरफ पीछे की तरफ एक एक्सेलरेशन आएगा, और m2 पे सामने की तरफ काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। क्यों? क्योंकि इस सिस्टम के लिए काइनेटिक फ्रिक्शन एक इंटरनल फोर्स है, तो अगर m1 पे पीछे की तरफ लग रहा है तो m2 पे सामने की तरफ लगेगा, ठीक है। फोर्स कितना होगा? फोर्स कितना होगा? म्यू m1g। अब ये वाला यहाँ पे a1 एक्सेलरेशन कॉज कर रहा है, तो f k कितना हो जाएगा? m1 a1, मतलब म्यू m1g इज इक्वल टू m1 a1, है ना। तो a1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? म्यू g। हाँ कि ना? हाँ ना बोलो, हाँ या ना बोलो, जल्दी बोलो। और इसका कितना हो जाएगा? म्यू m1g इज इक्वल टू m2 a2, क्योंकि यहाँ पे a2 एक्सेलरेशन कॉज कर रहा है, तो a2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? म्यू m1g बाई m2। हाँ कि ना? a2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? म्यू m1g बाई m2, ठीक है ना। तो जो एक्सेलरेशन है a1, ये v का वेलोसिटी को घटा रहा है ना। जो m1 को पास वेलोसिटी था उसको घटा रहा है, क्योंकि उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में है। और m2 को वेलोसिटी दे रहा है, वेलोसिटी उसका इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 था और सामने की तरफ एक्सेलरेशन आ गया, है ना। तो एक इंस्टेंट आएगा जब कैप m1 का v घटते घटते v2 के इक्वल हो जाएगा, m1 का v घटते घटते और v2 का v बढ़ते बढ़ते दोनों बराबर हो जाएगा। वो कब होगा वही निकालना चाह रहे हैं हम लोग, है ना। तो लेट्स से आफ्टर एनी टाइम t v1 का वेलोसिटी कितना हो जाएगा? v माइनस a1t, और a1 का वैल्यू कितना? म्यू जी। तो v1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? v माइनस म्यू जी टी। v2 कितना हो जाएगा? a2t। v2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? a2t। a2 से एक्सेलरेशन है, टाइम उसको t मिल रहा है, तो v2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? म्यू m1g t बाई m2। हाँ कि ना? हाँ कि ना? एक टाइम आएगा जहाँ पे v1 घटता रहेगा और v2 बढ़ता रहेगा। एक पर्टिकुलर टाइम आएगा जहाँ पे ये दोनों बराबर हो जाएगा। जब ये दोनों बराबर हो जाएगा तब इन लोग का रिलेटिव वेलोसिटी 0 हो जाएगा। जितना जितना वेलोसिटी से m1 आगे बढ़ रहा है उतना वेलोसिटी से m2 आगे बढ़ रहा है, तो इन दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी 0 हो जाएगा। अगर इन लोग दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी 0 हो गया तो कोई म्यूचुअल स्लिपिंग नहीं है। म्यूचुअल स्लिपिंग नहीं है तो काइनेटिक फ्रिक्शन नहीं होगा। अगर म्यूचुअल स्लिपिंग नहीं है तो काइनेटिक फ्रिक्शन नहीं होगा, है ना। म्यूचुअल स्लिपिंग नहीं है तो काइनेटिक फ्रिक्शन नहीं होगा, है ना। तो मैं निकालना चाह रहा हूँ v1 और v2 इक्वल कब होगा, है ना। v1 और v2 इक्वल कब होगा, मतलब v माइनस म्यू टी शुड बी इक्वल टू म्यू m1g बाई m2 इंटू टी। देखिए टाइम टी नॉट पे ये दोनों इक्वल हो रहे हैं, तो टाइम टी नॉट डाल दिए, सॉल्व करके टी नॉट का वैल्यू मिल गया। हाँ कि ना हम लोग को? हाँ कि ना? बोलो बोलो बोलो, किया हुआ क्वेश्चन है, डोंट नीड दिस साइंस फ्रॉम यू ऑल। तो अगर रिलेटिव वेलोसिटी 0 तो स्टैटिक फ्रिक्शन सिस्टम में लगेगा। स्टैटिक फ्रिक्शन सिस्टम का एनर्जी यूज अप नहीं करता है ना। तो अगर टाइम टी नॉट अगर मैं डालूं तो दोनों का वेलोसिटी v1 v2 जो इन लोगों का फाइनल परसिस्टेंट वेलोसिटी हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा? m1 v बाई m1 प्लस m2। क्या ये कुछ देखा देखा लग रहा है? क्या ये कुछ देखा देखा लग रहा है? अभी अभी देखो, अभी अभी का नोट देखो जल्दी से। क्या ये चीज हम लोग डायरेक्टली मोमेंटम कंजर्वेशन से नहीं निकाल सकते थे? सिस्टम पे काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है ना। काइनेटिक फ्रिक्शन नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, मान गया। काइनेटिक फ्रिक्शन सिस्टम का एनर्जी भी यूज कर रहा है, मान गया। बट काइनेटिक फ्रिक्शन इंटरनल फोर्स तो है ही, है ना। काइनेटिक फ्रिक्शन इंटरनल फोर्स तो है ही। तो एज अ होल अगर मैं सिस्टम को देखूं तो सिस्टम पे कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। सिस्टम पे एफ एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, मतलब मोमेंटम कंजर्व होगा। इनिशियल मोमेंटम शुड बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियली मोमेंटम कितना है? m2 स्टेशनरी है, m1 v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो इनिशियल मोमेंटम कितना होगा? m1 v। और फाइनली m1 और m2 दोनों vf वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, तो vf का वैल्यू कितना आ जाएगा? m1 v बाई m1 प्लस m2।
तो वही चीज जो यहाँ पे हमको इतना कहानी करने के बाद मिला है, वो चीज यहाँ पे 3 लाइन का था। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ ना बोलो। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तुम लोग का जीवन आसान बनाने आया है, तुम लोग का जीवन को डिफिकल्ट बनाने नहीं आया। जो क्वेश्चन तुम लोग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से कर रहा है वो तुम लोग दूसरा तरीका से भी कर सकते हैं, जैसे अभी अभी किया है ना। दूसरा मेथड नीचे है, और दूसरा मेथड लेंदी होगा। दूसरा मेथड क्या होगा? लेंदी होगा। ये वाला मेथड क्या है? रिलेटिवली बहुत ज्यादा सिंपल है। ठीक है, तो ये पूरा क्वेश्चन फिर से लिखना है वहां पे कॉपी में, पूरा क्वेश्चन फिर से लिखना है, ये पूरा मेथड करना है, झका छोड़ दो और ये वाला चीज यहाँ से कॉपी कर लेना। ठीक है, और यहाँ पे ये वाला मेथड वापस लिख ले दो। ठीक है, यहाँ पे मैं एग्जांपल लिख के काइनेटिक फ्रिक्शन क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ। आई होप तुम लोग अच्छा बच्चा लोग की तरह उतार लेगा। एग्जाम्पल 3, काइनेटिक फ्रिक्शन क्वेश्चन। फ्रिक्शन क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे खाली एक बात याद रखना कि इवन दो काइनेटिक फ्रिक्शन इज नॉन कंजर्वेटिव, इट इज स्टिल इंटरनल। इवन दो kinetic friction is non-conservative, kinetic friction is non-conservative, it is still internal, it is still internal, therefore conservation of momentum can be applied. ठीक है, can be applied। यहां से एक बात समझ में आया होगा, मोमेंटम को कंजर्व होने के लिए एनर्जी को कंजर्व होना जरूरी नहीं है। मोमेंटम को कंजर्व होने के लिए एनर्जी को कंजर्व होना जरूरी नहीं है, एंड वाइस वर्सा। एनर्जी को कंजर्व होने के लिए मोमेंटम को कंजर्व होना जरूरी नहीं है। क्या इस क्वेश्चन में काइनेटिक एनर्जी वर्क कर रहा था? देखो, इस क्वेश्चन में काइनेटिक एनर्जी भी वर्क कर रहा है। वर्क डन बाय काइनेटिक एनर्जी में निकाले थे ना, कहाँ गया हम का? यहाँ पे वर्क डन बाय काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक फ्रिक्शन इनटू रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, है ना। और यहाँ पे रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ये m1 m2 पे स्लाइड कर रहा है। वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन कितना होता था? F काइनेटिक इनटू डेल्टा एस, जहाँ पे डेल्टा एस का रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो काइनेटिक फ्रिक्शन वर्क तो कर ही रहा है, बट क्या यहाँ पे मोमेंटम कंजर्व हो रहा है? फिर भी हाँ हो रहा है। एनर्जी कंजर्व होना और मोमेंटम कंजर्व होना दो अलग अलग इंडिपेंडेंट चीजें हैं। दोनों संग में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, एक का दूसरे से लेना देना नहीं है। नोट, फॉर एनर्जी टू गेट कंजर्व्ड, एनर्जी टू गेट फॉर मोमेंटम टू गेट कंजर्व्ड। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? गेट कंजर्व्ड, एनर्जी कंजर्वेशन इज नॉट नेसेसरी, is not necessary, necessary and vice versa। एनर्जी कंजर्वेशन मोमेंटम कंजर्वेशन दो अलग अलग चीज है, दे आर इंडिपेंडेंट। पेंडेंट। मोमेंटम कंजर्वेशन में क्या रिक्वायर्ड है? मोमेंटम कंजर्वेशन में, मोमेंटम कंजर्वेशन में क्या रिक्वायर्ड है? नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो, है ना। नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो। और एनर्जी कंजर्वेशन में क्या रिक्वायर्ड है, जो हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़े?
टोटल एनर्जी तो एनी भी कंजर्व होता है, बट काइनेटिक है मतलब मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन का बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन के लिए क्या कंडीशन होता है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट नहीं करना चाहिए, है ना, है ना। समेशन ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस ऑन द सिस्टम शुड बी जीरो, है ना। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, दोनों चीज इंडिपेंडेंट है। क्या अब इसमें कोई तुम लोग का गलती होगा, हाँ ना बोलो। हाँ ना बोलो। लेट्स से मेरे पास एक बॉम्ब है जो स्पेस में है, ठीक है। ग्रेविटी फ्री रीजन, स्पेस का क्या मतलब, स्पेस से क्या मतलब हो रहा है, डीप स्पेस से क्या मतलब हो रहा है, ग्रेविटी फ्री रीजन, कोई ग्रेविटी नहीं है, ये एक्सप्लोड कर जाता है, ये एक्सप्लोड कर जाता है और एक्सप्लोड के तीन टुकड़ों में टूट जाता है, एक ऐसा, एक ऐसा, एक ऐसा, तीन। इसका मास तीन आइडेंटिकल एक्सप्लोड्स, थ्री आइडेंटिकल पीसेस, आइडेंटिकल पीसेस, समझ में आया। तो इसका मास अगर m है तो इन तीनों का m/3 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 है, m/3 ईच। समझ में आया कि नहीं आया। ये वाला बॉडी ऊपर जा रहा है 3 मीटर पर सेकेंड से, ये वाला जा रहा है 4 मीटर पर सेकेंड से, तो ये वाला थर्ड वाला, इसका वेलोसिटी कितना होगा और किस डायरेक्शन में होगा ये निकालना है, ठीक है। फाइंड v3 वेक्टर। इतना तुमको समझ में आ रहा है, नीचे की तरफ आएगा तो ऐसे एक बार रैंडमली बना दिए। तुम लोग का सवाल है फाइंड v3 वेक्टर, ठीक है। चलो करो। Yes, magnitude and direction, basically the ultimate vector.
हुआ क्या? हुआ। इनिशियल सिस्टम मोमेंटम जीरो पे है ना? फाइनल मोमेंटम देखो, एक m/3 इस तरफ, है ना? तो m/3 इंटू 4 मीटर, 4 i कैप, है कि ना? प्लस एक m/3 ऊपर की तरफ, तो m/3 इंटू 3 j कैप, प्लस m/3 इंटू v3 का वेक्टर, कुछ भी हो। अब जो भी बॉम्ब फटा वो तो इंटरनल फोर्सेस की वजह से फटा, अंदर केमिकल रिएक्शन हुआ उसकी वजह से फटा, एक्सटर्नली तो इसको कोई छेड़छाड़ ही नहीं किया, तो इसका मोमेंटम तो कांस्टेंट रहेगा। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से हम लोग क्या बोल सकते हैं? इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम बराबर होगा, मतलब m/3 अगर मैं कॉमन ले लूं तो 3 j कैप प्लस 4 i कैप प्लस v3 वेक्टर शुड बी इक्वल टू 0। अल्टीमेटली v3 वेक्टर कितना मिल जा रहा है हम लोग को? माइनस माइनस 4 i कैप माइनस 3 j कैप, है ना? देखो थर्ड क्वाड्रेंट में ही आएगा, अगर मैं देखूं तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में ही आएगा, -4 - 3, कुछ ऐसा, -4 - 3, और यहाँ पे कुछ ऐसा, ठीक है ना? ठीक है, लेट्स से अगर इसको मैं थीटा बोल रहा हूँ तो ये थीटा कितना हो जाएगा? tan थीटा कितना हो जाएगा? 3/4, मतलब थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा? 37 डिग्री, हाँ कि ना? और v का मैग्नीट्यूड, v3 का अगर मैं मैग्नीट्यूड पूछना चाहूँ तो वो कितना हो जाएगा? √4² + 3², which is basically 5 meter per second. How many of you got that right? Let me know. All right, good. Sneha, Neve, चलो इसको हम लोग वैसे भी कर सकते थे, इसको हम लोग तुम लोग को वेक्टर्स का यूज करके करना था तो भी वो भी कर सकते थे, मतलब कंपोनेंट में ब्रेक करके, मैंने ऐसे बनाया। ठीक है, इधर था मेरा लेट्स से तुम्हारा, अगर मैं इसको 3a मान लूँ, ठीक है, कैलकुलेशन था कि इजी हो रहा है, मैं 3a मान लेता हूँ। ये 3m, इस साइड कितना था? 4m, ठीक है। तो अगर मेरा नीचे की तरफ v है, इस तरफ लेट्स से थोड़ा सा बड़ा बनाता हूँ, ठीक है। तो अल्टीमेटली व्हाट आई एम आस्किंग फॉर, इफ दिस इज थीटा, आस्किंग दैट ये वाला कंपोनेंट कितना होगा? यहाँ पे एम वी आ रहा है, जस्ट अ सेक, एम वी, ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा मोमेंटम का?
इस बॉडी का इस मोमेंटम का कंपोनेंट कितना हो जाएगा mv cos थीटा, और इस ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा mv sin थीटा. तो ultimately what I'm asking for is momentum conservation in horizontal direction, p conservation in horizontal direction, है ना. horizontal direction में कोई फोर्सेस नहीं है. अगर horizontal डायरेक्शन में कंजर्व करें मतलब mv cos थीटा must be equal to 4m, मतलब v cos theta is equal to 4, and if we do peak momentum conservation in vertical direction, if we do momentum conservation in vertical direction, what do we get? mv sin theta should be equal to 3m, therefore v sin theta is equal to 3, है ना. तो v square cos square theta plus v square sin square theta is basically 3 square plus 4 square, मतलब 9 plus 16 is basically 25. मैं v square अगर कॉमन ले लूँ तो cos square plus sin square is basically 1, तो v square cos square, तो v square कितना हो गया 25, तो v का वैल्यू हो गया 5, v का मैग्नीट्यूड हो गया 5. ऑल्सो v sin theta by v cos theta is basically equal to 3 by 4, which is also equal to tan theta. v कट गया तो यहाँ से हमें क्या मिल गया थीटा इक्वल टू 37 डिग्री. तो इफ समवन प्रेफर्स दिस पर्टिकुलर मेथड दैट्स आल्सो गुड. ठीक है, बोथ मेथड्स आर इक्वली वैलिड. ठीक है, कंपोनेंट मेथड. क्या बात क्लियर है? यहाँ पे हमने क्या लिया, मास ऑफ ओरिजिनल बॉडी 3m है. बॉडी है 3m, तो इसका इसका मास हो गया m और इसका वेलोसिटी है 3, तो इसका 3m मोमेंटम ऊपर की तरफ, इसका 4m मोमेंटम इस तरफ. हाँ कि ना? हाँ ना बोलो, समझ में आया कि नहीं? चलो, I guess that would be all for today. See you guys on Wednesday. ठीक है, बाय एवरीवन.